कहानी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आग पानी ने बदला रूप पार्ट 2। आपने अब तक देखा कि आग और पानी उन लोगों से लड़ाई करने के लिए जा रहे थे। अब देखेंगे आप आगे की कहानी। पानी और आग अपने हथियार निकालकर तेजी से भूतों की ओर बढ़ते हैं और उनसे लड़ाई करने लगते हैं। आग अपने आग के तीरों से भूतों पर हमला कर रहा था, जिससे भूत जलकर मर रहे थे। वहीं पानी अपने बहाव से उन सभी भूतों को नगर से बाहर निकाल रही थी। ये देखकर जादूगर काफी परेशान था। अरे नहीं, अगर इसी तरह ये सब होता रहा तो हम लोग हार जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई चक्कर चलाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई जादू मंत्र करना पड़ेगा। अड़गम बड़गम झगड़गम बगड़गम। और ये कहकर जादूगर ने पानी के ऊपर हमला कर दिया, जिससे पानी और ज्यादा गुस्से में आ गई और पानी ने अपनी शक्तियों से जादूगर पर हमला कर दिया, जिससे जादूगर दूर जाकर गिर पड़ा। वहीं भूत अभी भी हार नहीं मान रहे थे। वो आग की तरफ भागते हुए आ रहे थे। भूतों को कई सारी शक्तियां आती थी, जिस वजह से वो उन दोनों पर हमला कर रहे थे। लड़ाई काफी देर तक होती रही, पर भूत कमजोर नहीं पड़ रहे थे। ये देखकर आग ने पानी से कहा, ये लोग तो हार ही नहीं मान रहे हैं। हमें अपनी शक्तियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। हम अंत तक लड़ेंगे और इन्हें हरा कर रहेंगे। हमने राजा से वादा किया है कि हम दोनों उसका साथ देंगे और इन भूतों को भगा कर रहेंगे। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन अगर हमने अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल किया तो ये नगर तबाह हो जाएगा। सबसे पहले हमें इन्हें नगर से बाहर निकालना होगा, तभी जाकर इनका सामना हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। आग, मैं तो कहती हूँ कि इनसे लड़ते लड़ते ही इनको नगर के बाहर निकालते हैं, और जैसे ही ये नगर के बाहर जाएंगे हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके और इन पर हमला करके इन्हें बाहर निकाल देंगे। और ये कहकर पानी ने अपना बहाव और तेज कर दिया, जिससे सारे भूत नगर से बाहर चले गए। नगर से बाहर आने के बाद पानी ने उन सभी भूतों से कहा, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, चले जाओ यहाँ से, और जो कुछ भी हुआ है भूल जाओ। राजा ने अपनी गलती मान ली है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस युद्ध को यहीं पर समाप्त करो और यहाँ से चले जाओ। हाँ, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम उस राजा को मार कर ही रहेंगे। उसने हमारी हवेली तोड़ी थी, हम उसके महल को तोड़ देंगे। हम उसे छोड़ने वाले नहीं है। हम उसकी जान लेकर रहेंगे। उसने हमारा घर तबाह किया है। हम उसके सैनिकों को चुन चुन के मारेंगे, उसकी पीढ़ियां खत्म कर देंगे। तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग राजा की रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग कौन हैं। चलो पानी, इन्हें मिलकर बताते हैं। हम आज इन्हें सबक सिखाएंगे और इन्हें बताएंगे कि हम किस खेत की मूली हैं। तभी वहाँ जादूगर फिर आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है, हमें पता है तुम आग और पानी हो, जो सभी तत्व के देव हो, पर आप हम लोगों के बीच मत आए, क्योंकि हम भी आपको बहुत पूछते हैं। आप हमारे भी देवता हैं। हम आपको सच सच नमन करते हैं। बस आप इस युद्ध के बीच में ना आए। मुझे पता है, इसलिए तो कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें तो मेरी शक्तियों का पता ही है। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अपना अग्नि अस्त्र छोड़ दिया तो तुम सभी जल जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और समझ रहे हो तो यहाँ से बढ़ते चलो। आग बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए भलाई इसी में है कि इस युद्ध को यहीं पर समाप्त करो और यहाँ से चले जाओ। वहीं जादूगर ने देखा कि उसकी सेना लगभग आधी मारी जा चुकी थी। अब कुछ ही लोग बचे थे, तो जादूगर ने अपने मन में कहा, अभी इस समय मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ और रुक गए तो ये हमें मार डालेंगे और फिर मैं कभी भी उस राजा को नहीं मार पाऊंगा। भलाई इसमें यह है कि हम यहाँ से चले जाएं। हमारी संख्या अभी कम है, इन्हें बाद में देख लेंगे। और ये कहकर जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। जादूगर के गायब हो जाने के बाद भूत की सेना भी वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद आग और पानी अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और महल वापस लौट जाते हैं। जब राजा उन्हें देखता है तो वो काफी खुश होता है और उन दोनों से कहता है,
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो पता ही नहीं था आप लोग आग और पानी हैं। मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो आप मेरे महल में पधारे हैं। हे देवताओं, मैं आप लोगों का उम्र भर ऋणी रहूंगा। मैं आपके सामने शीश झुकाता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भूतों से भी माफी मांग चुका हूँ। मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ। मैं हमेशा अच्छे से राज्य का शासन संभालूंगा। आगे से दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मुझे माफ करना। अरे आप ऐसा मत बोलिए, हम लोग तो बस ऐसे ही घूमने आए थे। हमें नहीं पता था कि बाहर की दुनिया इतनी ज्यादा खराब है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम सही कह रहे हैं। हमारी दुनिया में कभी भी किसी का घर नहीं तोड़ा जाता, ना ही कोई अपने स्वार्थ के लिए किसी को हानि पहुंचाता है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए उन भूतों के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनकी हवेली वापस से बनवाओ, उनको वापस से उनका घर दो, उनकी इज्जत उन्हें वापस लौटाओ। मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर जादूगर इसके लिए तैयार नहीं है। ये बात मैं उसको कैसे समझाऊंगा? तुम्हें कैसे पता कि जादूगर इस बात के लिए तैयार नहीं है? क्या तुमने जादूगर से कभी इस बारे में बात की? मैंने जादूगर से बात की थी, क्योंकि उन्होंने जब पहले हमला किया था तो मुझे पता लग गया था कि मैं उनसे कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। इसलिए मैंने जादूगर से कहा था कि मैं उसकी हवेली फिर से बनवा दूंगा, पर उसने कहा कि अब उसे हवेली नहीं बल्कि मेरा नगर चाहिए है। ये सुनकर आग और पानी काफी हैरान होते हैं और आग राजा घनश्याम चंद्र से कहता है, ठीक है, तुम उस जादूगर को हमारे सामने बुलाओ, हम उसे समझाएंगे। अगर वो समझता है तो ठीक है, वरना फिर उसे उसी की भाषा में समझाएंगे। क्यों पानी, मैं सही कह रहा हूँ ना? आग, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें यही करना चाहिए। ठीक है, यदि आप लोग कह रहे हैं तो मैं उसे अभी संदेशा भिजवाता हूँ। आप लोग खुद ही देख लेना, वो बहुत ही शैतानी जादूगर है। वो कभी भी ये प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं करेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, उसे हम देख लेंगे, बस तुम उसे संदेश भिजवाओ। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश होता है और वो जादूगर को एक संदेश भिजवाता है। वहीं दूसरी तरफ जब जादूगर को संदेश मिलता है तो वो काफी हैरान होता है और वो अपने आप से कहता है, ये राजा मुझे अपने महल में क्यों बुला रहा है? चलो चल कर देखता हूँ। जरूर उन आग और पानी ने ही उससे कहा होगा, पर मैं उन लोगों की बात मानने वाला नहीं हूँ। मुझे तो अब वो नगर ही चाहिए है। और ये कहकर वो जादूगर नगर के लिए निकल जाता है। आखिरकार अब महल में जाकर क्या होगा? क्या जादूगर आग और पानी की बात मान लेगा या फिर वो विद्रोह करेगा? तो आगे देखने के लिए बने रहिएगा इस कहानी के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। भूतिया हॉस्पिटल। अजी कहाँ जा रहे हैं इतनी रात में? आप कुछ बता ही नहीं रहे। अरे मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, तो तुम शांति से बैठी रहो। क्या सरप्राइज प्लान किया है? कम से कम बता तो दो। मैं कितनी ज्यादा बेसब्र हो रही हूँ। बस थोड़ा और इंतजार कर लो, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। अभी मनीष अपनी पत्नी रूबी से ये सब कह ही रहा था, तभी सामने से आ रहे तेज ट्रक से उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मनीष को खरोंच भी नहीं आती, लेकिन वहीं रूबी बुरी तरह घायल हो जाती है, जिसे देखकर मनीष बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं तो अपनी वाइफ को सरप्राइज देने आया था, पर नहीं, ये क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या किया तुमने? और ये कहकर मनीष इधर उधर अस्पताल ढूंढने लगता है, पर दूर दूर तक उसे कहीं भी हॉस्पिटल नहीं मिलता। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और रूबी को दोबारा गाड़ी में बैठाकर जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक अस्पताल पर पड़ती है। बाहर से देखने पर अस्पताल काफी पुराना लग रहा था, पर इस समय उसे रूबी की जान बचानी थी, तो वो सीधा हॉस्पिटल में चला जाता है और डॉक्टर्स को बुलाने लगता है। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, मेरी पत्नी घायल हो गई है, उसे आपकी जरूरत है डॉक्टर साहब। मनीष की आवाज सुनकर वहां पर एक डॉक्टर आ जाता है और वो रूबी को देखता है तो मनीष से कहता है, अरे नहीं, इनका तो बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ी देर बाहर रुकिए, हम इन्हें देखकर अभी आपको बता देते हैं। और ये कहकर वो डॉक्टर उसे कमरे में ले जाता है।
मनीष जब इधर उधर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। दूर दूर तक हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ था, वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था। ये देखकर मनीष काफी हैरान हो जाता है। अरे इतने बड़े अस्पताल में कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? सभी कहाँ हैं? ना ही कोई मरीज दिख रहा है, ना ही स्टाफ। और ये कहकर उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की फिक्र हो रही थी। पता नहीं मेरी पत्नी किस हालत में होगी, ये अकेला डॉक्टर उसे कैसे हैंडल करेगा। और यही सब सोचकर वो उसी कमरे में जाने लगता है। पर वो जो आगे देखता है उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि जैसे ही वो कमरे में घुसता है तो वो वहाँ कुछ ऐसा देख लेता है जिससे मनीष वहीं बेहोश हो जाता है। और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपनी गाड़ी के पास पाता है, पर वहाँ उसकी पत्नी नहीं होती। अपनी पत्नी को ना पाकर वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है और वो मनीष से कहता है, अरे भैया किसको ढूंढ रहे हो? मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ से वो हॉस्पिटल कहाँ चला गया? अभी तो यहीं वो हॉस्पिटल था। अरे तुम किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नहीं है। पर मनीष के बार बार हॉस्पिटल का नाम लेने पर वो आदमी समझ गया कि मनीष भूतिया हॉस्पिटल की ही बात कर रहा है। और उसने मनीष से कहा, कहीं तुम भूतिया हॉस्पिटल की बात तो नहीं कर रहे हो? क्या भूतिया हॉस्पिटल? पर उसमें तो मेरी पत्नी एडमिट है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुमने क्या किया? वो भूतिया हॉस्पिटल है, उसमें एक बार जो कोई भी जाता है वो वापस नहीं आ पाता। अब तुम्हारी पत्नी कभी नहीं आएगी। नहीं, मैं अपनी पत्नी को हर हालात में लेकर आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पर वो भूतिया हॉस्पिटल है कहाँ? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो तो सिर्फ रात में ही दिखाई देता है, दिन के उजाले में वो गायब हो जाता है। ये सुनकर मनीष बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी पत्नी को खो देगा, और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी उसे रात के सीन याद आने लगे कि जब वो कमरे में गया था तो उसने देखा था उसकी पत्नी के सामने एक चुड़ैल खड़ी हुई थी और वो उसके शरीर को नोच नोच कर खा रही थी। ये याद आते ही वो बुरी तरह रोने लगा, पर उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद उसकी पत्नी रूबी अभी भी जिंदा हो, और वो रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई वो हॉस्पिटल फिर से दिखाई देने लगा। हॉस्पिटल को देखकर वो काफी ज्यादा डर गया, पर हॉस्पिटल के अंदर जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था और वो हिम्मत करके हॉस्पिटल के अंदर गया। अस्पताल में कोई भी नहीं था। वो उसी कमरे में गया जहां पर उसने अपनी पत्नी को एडमिट किया था, पर वहां पर उसकी पत्नी नहीं थी। वो अपनी पत्नी को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगा, पर उसकी पत्नी का कहीं भी अता पता नहीं मिला। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? जैसे ही मनीष पीछे देखता है तो उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी हुई होती है, पर वो बहुत ही डरावनी हालत में थी। जगह जगह से उसका मांस निकल रहा था और वो काफी बदसूरत हो गई थी। अपनी पत्नी को इस तरह देखकर मनीष के होश उड़ गए और उसने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। नहीं, अब मैं नहीं जा सकती हूँ। आप चले जाइए, अब वरना ये आपको भी मार डालेंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। आप क्यों जिद कर रहे हैं? अब मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। और ये कहकर मनीष जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां पर वही चुड़ैल आई और उसने मनीष से कहा, अरे वाह, आज फिर नया शिकार आ गया। अभी तो हमारे बहुत मौज है। मेरे पति से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल तक तो मैं बेबस थी, पर आज मैं भी तुम्हारी तरह बुरी आत्मा हूँ। तू गलती कर रही है। इस अस्पताल में तू अकेली नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं, तो तू हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। चाहे कुछ भी हो, पर मैं अपने पति को इस हॉस्पिटल से निकाल कर ही रहूंगी। और ये कहकर उसने अपने पति से कहा, आप इस हॉस्पिटल से जाइए, देखते हैं कौन रोकता है आपको। पर मनीष जाने के लिए तैयार ही नहीं था। पर पत्नी के बार बार कहने पर वो वहाँ से भागने लगा, पर वो सभी आत्माएं भी उसके पीछे भागने लगी। अरे ऐसे कैसे इस अस्पताल से बचकर जा सकता है? तुझे भी तेरी पत्नी की तरह मारना होगा। ये सुनकर रूबी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, क्योंकि उसने उस डॉक्टर की सच्चाई जान ली थी। क्योंकि रूबी पूरी तरह बेहोश नहीं थी, उसे होश आ गया था
जब उसने उस चुड़ैल को देखा तो बचने की कोशिश की, पर उस चुड़ैल ने तब तक रूबी की गर्दन तोड़ दी। और अब वो नहीं चाहती थी कि उसके पति के साथ भी वही हो। इसी वजह से उसने उन सभी आत्माओं को रोका, क्योंकि रूबी एक अच्छी आत्मा थी, जिस वजह से वो बुरी आत्माओं पर भारी पड़ रही थी। तभी एक चुड़ैल ने मनीष पर हमला किया, पर रूबी ने उसे पकड़ा और उसकी गर्दन को वहीं पर मोड़ दिया, जिससे वो चुड़ैल वहीं मर गई। वहीं मनीष जैसे तैसे करके हॉस्पिटल से बाहर निकल आया, पर अब उसके दिमाग में उस भूतिया हॉस्पिटल को मिटाने का भूत चढ़ा हुआ था, क्योंकि उसने इस हॉस्पिटल की वजह से अपनी पत्नी को खो दिया था और उसने फैसला किया कि वो इस हॉस्पिटल को जला देगा। मैं इस हॉस्पिटल को इस तरह नहीं छोड़ सकता हूँ। इस भूतिया हॉस्पिटल की वजह से मैंने अपनी पत्नी को खो दिया है। मैं इसे अब तबाह कर दूंगा, जिससे ये किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, ना ही कोई बेमौत मारा जाए। और ये कहकर उसने हॉस्पिटल में आग लगा दी और धीरे धीरे करके वो पूरा हॉस्पिटल जलने लगा। उसने उसमें अपनी पत्नी को भी जलते हुए देखा, जो उसे आखिरी बार प्यार से देख रही थी। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा और कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया और मनीष फिर से बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो अपने घर पर था। घर वाले उससे रूबी के बारे में पूछ रहे थे, तो उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें सब बताया और अपने आप को संभाला। पर उसे खुशी थी कि मरते समय भी उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।